दिल्ली सल्तनत का आज आखिरी टॉपिक रिवीजन करेंगे जो प्रमुख बातें हैं और आज जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन प्रश्न बनता है और क्या क्या है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का प्रशासन व्यवस्था वो देखेंगे और प्रशासन व्यवस्था में हम देखेंगे प्रमुख विभाग, प्रमुख अधिकारी और इनका व्यवस्था की क्या खास बात थी। तो दिल्ली सल्तनत आज के बाद हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्षेत्रीय प्रशासन हम पढ़ेंगे। क्षेत्रीय प्रशासन देखने से पहले आज जो बचा हुआ है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। आखिरी हम पढ़े थे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश से भी एक दो क्वेश्चन बनता है। और ये दिल्ली सल्तनत प्रशासन देख रहे हैं ना, पूरे दिल्ली में जो भी राज किया है ना, उसी प्रशासन व्यवस्था क्या थी इसमें हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा देखते चलेंगे। तो प्रमुख विभाग में ना सबसे पहले दीवाने विजारत होता है। दीवाने विजारत एक विभाग था, ठीक है। ये ना वित्त विभाग था। दीवाने विजारत कैसे विभाग था? वित्त विभाग। तो आपको प्रश्न बनेगा परीक्षा में कि दीवाने विजारत का संबंध किससे है? तो ये वित्त विभाग था। इसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूली करना, आय व्यय करना, देख रेख करना। राजस्व वसूली मतलब टैक्स, राजस्व वसूली मतलब टैक्स। भारत सरकार टैक्स लेता है ना, तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने विजारत टैक्स लेता था, उसका लेखा जोखा रखता था, ठीक है। किससे कितना टैक्स लिया गया, कौन प्रांत से, उसकी जानकारी रखता था। तो परीक्षा में पूछेगा दीवाने विजारत का संबंध किससे है? वित्त व्यवस्था से, यानी वित्त विभाग था, ठीक है। उसके बाद अगला था दीवाने वकूफ। इसका ना स्थापना जलालुद्दीन खिलजी किया था। तो आपको ये भी पूछ सकता है दीवाने वकूफ के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यह ना व्यय विभाग था। व्यय क्या होता है? खर्च, यानी खर्च के बारे में ये जानकारी रखता है दीवाने वकूफ। इसके बाद था आपका दीवाने मुस्तकराज। इसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी किया था, मतलब इसकी संस्थापक है दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने मुस्तकराज के संस्थापक है। इसमें ना बकाया भू राजस्व वसूला जाता था। बकाया समझते हैं? बकाया, बकाया क्या होता है? जैसे कि हम कोई चीज लिए, पैसा नहीं दिए तो आपके यहाँ बकाया हो गया ना, बचल बकाया। तो इसमें ना बकाया किसके पास है, कौन इस साल में टैक्स दिया है, कौन नहीं दिया ना, उसका लेखा जोखा इसके पास रहता था, ठीक है। दीवाने मुस्तकराज। तो आपको बस याद रखना दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी इसको बनाया था। और इसमें ना जिसके पास बकाया था ना, उससे वसूला जाता था कि पिछले साल के आपके पास बाकी है, आप दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया दीवाने मुस्तकराज। उसके बाद है दीवाने कोही। ये बहुत पूछता है दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीडी इसके संस्थापक है, ठीक है। और दीवाने कोही का संबंध किससे? कृषि विभाग से। तो ये परीक्षा में पूछता है दीवाने कोही का संबंध किससे है? इसको कौन स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना, ठीक है। बुद्धि लगा है दीवाने कोही का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से, कृषि विभाग है। ये परीक्षा में पूछता है एकदम बीबी है दीवाने कोही, एकदम रट ही लो, इसके बारे में एकदम पढ़ ही लो। दीवाने कोही, दीवाने कोही का संबंध किससे है? हाँ, एक कृषि विभाग है, यानी कृषि में जो संबंधित है ना, कृषि में क्या ऊर्जा क्या नहीं ऊर्जा। कृषि करने के लिए किसानों को कोई प्रॉब्लम है तो पहले ऋण दे दो, जिसको तरकावी बोलते थे। तो ये दीवाने कोई का संबंध है दीवाने कोई का संबंध है कृषि विभाग से। कृषि विभाग की सारी जानकारी किसके पास रहेगा? दीवाने कोई। इसका भी ना दीवाने बंदगान एगो अधिकारी नियुक्त किया था, पीछे बनाया, ठीक है। हाँ, दीवाने कोई का मोहम्मद बिन तुगलक और कृषि विभाग से संबंधित है। उसके बाद दीवाने इंसा, ये ना पत्राचार का विभाग था। पत्राचार क्या होता है कि कहाँ से कौन सा सूचना आया और किसको क्या सूचना दिया गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं दीवाने इंसा, ये है पत्राचार विभाग। इसका ना प्रधान होता था दीवाने मुमालिक। दीवाने मुमालिक इसका प्रधान होता था। उसके बाद दीवाने अर्ज, ये भी पूछता है, ये सैन्य अधिकारी, ठीक है। सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज। इसकी स्थापना बलबन किया था, वही बलबन जिसको उलूम खां बोलते थे। कौन बोलता था? उसका दामाद उलूम खां। बोला था ना, उलूम खां को उपाधि दिया था नासिरुद्दीन महमूद। हाँ, बलबन अपना बेटिया से ब्याह करवा दिया था, हमरा टोपी से के जीवन यापन करता था नासिरुद्दीन महमूद। उसको राजा बना दिया, फिर उसको हटा के फिर खुद राजा बन गया, ठीक है। क्या वो सिजदा पैगोस लेके आया था नवरोज का त्योहार, ठीक है। बलबन, तो वही बलबन। दीवाने अर्ज कौन बनाया? सैन्य विभाग बलबन। उसका दीवाने रियासत, ये ना कुरैशी और हबीबुल्ला इसे विदेश विभाग से संबंधित, जबकि अन्य इसे धार्मिक विभाग बोलते हैं। यानी दीवाने रियासत का ना संबंध दो से है, या तो इसको विदेश विभाग भी बोलते हैं और धार्मिक विभाग भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब परीक्षा में पूछेगा आपको दीवाने रियासत का संबंध किससे है, तो जब ऑप्शन रहेगा विदेश विभाग तो इसमें जाइएगा। अगर ये नहीं है, धार्मिक है, तो धार्मिक विभाग से जाइएगा, ठीक है। दीवाने रियासत। दीवाने रिसालत है, फिर से सुन लो, उच्चारण गलत है। दीवाने रिसालत, तो दीवाने रिसालत विदेश विभाग, ठीक है। दीवाने रिसालत विदेश विभाग। अगर ऑप्शन में विदेश विभाग ना मिले तब धार्मिक विभाग। इस बार हमको देखना है प्रमुख अधिकारी के बारे में। प्रमुख अधिकारी, तो इसमें कौन कौन प्रमुख अधिकारी था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो प्रमुख अधिकारी में सबसे पहले आपको बना आरिजे मुमालिक।
आरिजी ममालिक क्या करता था, इस सैनिक होता ना, सैनिक सेना विभाग का प्रधान होता था। आरिजी ममालिक सैनिक विभाग का प्रधान। उसके बाद वरीद ए मुबालिक एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। वरीद ए मुबालिक बोला करो तुमको याद हो जाएगा। वरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। उसका सदर सुदूर ये धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। ये बहुत पूछता है सदर सुदूर का संबंध किससे है, तो धार्मिक विभाग का प्रधान। उसका अमीर आखुर ये घोड़ा समझते ना, घोड़ा तो जहाँ अश्व होता है ना, अश्व अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान होता था। ये अमीर आखुर क्या एक रजिया बना दी थी दूसरा के, गैर तुर्क था जिससे नाखुश होकर के लोग उसका विरोध कर दिया था रजिया को, तो उसको ना बना दिया था अमीर आखुर, ठीक है, तो उसको पसंद कर दिया था, उसको पोस्ट दे दिया, तो उससे वहाँ के बड़े पैसे वाले थे वो नाखुश हो गए। तो यही है अमीर आखुर का संबंध किससे है, अश्वशाला का प्रधान होता था। सर जानदार सुल्तान के अंगरक्षक का प्रमुख था, सुल्तान के बॉडीगार्ड होता है ना, तो ही सर जानदार होता था। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था अमीर हाजिब। इसके बाद एकता व्यवस्था के बारे में पढ़ना। देखिए एकता व्यवस्था आपको पता है दिल्ली सल्तनत सबसे पहले गुलाम अहमद संस्थापक कौन है, और उसके बाद अरे वास्तविक संस्थापक कौन है, गुलाम अहमद संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। हां इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक पूछे था इल्तुतमिश, और गुलाम अहमद का संस्थापक पूछे था ऐबक। और गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। वो भी है, बलवान भी है, गुलामों का गुलाम, अरे गोरी गुलाम ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के गुलाम बलवान। इस तरह से चलते रहा ना, गुलामों का गुलाम, ठीक है। तो एकता व्यवस्था के बारे में देखो। एकता एक अरबी शब्द है। एकता क्या है, एक अरबी शब्द है। एकता एक प्रकार का प्रशासनिक अनुदान है। अनुदान मतलब क्या, जो देते हैं, दान देते हैं, जिससे ना राजस्व और प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। एकता का लेने वाले इक्तेदार इसको मुक्ति या बलि कहते थे, ठीक है। जैसे तू गिफ्ट में दे ली कोई चीज, ठीक है, शादी ब्याह में जाता है तो सब लोग देते हैं ना, तो वो एकता उसी को बोलते हैं एकता। एकता बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, बलि बोलते हैं, ठीक है। और उसको कर कहो चाहे उपहार कहो, हाँ कर इसलिए क्योंकि लिए है तो दे रहे हैं, ठीक है। और उपहार कहो कि उपहार का चीज है दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी का संबंध है एकता व्यवस्था से, ठीक है, एकता व्यवस्था से, ठीक है। एकता व्यवस्था वंशानुगत नहीं था। दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था वंशानुगत नहीं था, हस्तांतरित होता था, आप दूसरे को भी दे सकते थे, ठीक है। इक्तेदार को अपना वेतन, सैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि के बारे में ना आदि जो बचता था इसे केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था। यानी कि जो पैसा बच गया ना ये सब खर्च करने के बाद, तो उसको ना केंद्रीय खजाना में जमा कर दिया, उसको कहते हैं फवाजिल। तुम लोग घर में कहते हैं फाजिल पैसा, फाजिल फाजिल होता है ना, तो इसे कहते हैं फवाजिल, यानी कि हाँ फवाजिल, यानी कि जो आपको सेना के वेतन देने के बाद, घोड़ा का खर्चा देने के बाद, राज चलाने के बाद, छोटा जो है सैनिक टुकड़ी प्रशासन चलाने के बाद जो पैसा बच गया ना, सब राजा के दरबार में जमा कर दीजिए, ठीक है। उसको कहते हैं फवाजिल। अपना से फाजिल पैसा है ला 20 रुपया, फाजिल पैसा है तो 5 रुपया ला, बच्चा के चॉकलेट किन ले चाहे कुछ हो की आइसक्रीम ला ले। फाजिल पैसा है, फाजिल माने की ज्यादा काम के बाद बचे हुए पैसा, तो वहां पे कहते हैं फवाजिल, याद रखो ना, काम के बाद जो पैसा बच गया जो जमा कर दिया वो फवाजिल, समझ जाना फाजिल क्या है, फवाजिल क्या है। कहता गैसुद्दीन तुगलक ने इक्तेदार की व्यवस्था आय यानी वेतन एवं सैनिकों का वेतन अलग अलग किया था। यानी गैसुद्दीन तुगलक था ना, तो इक्तेदार व्यक्तिगत आय जो व्यक्तिगत कमाता है सो, और सैनिकों का वेतन दोनों ना अलग अलग कर दिया था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने इक्तेदारों का को ना वंशानुगत बना दिया था। वंशानुगत मतलब उसका बेटा ही होगा, उसका बेटा ही होगा, यानी वंशानुगत कर दिया था इक्तेदार को, ठीक है। कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आप देखो सल्तनत काल में तकनीकी विकास, इसमें नहीं लिखा है लेकिन इसको ही पढ़ना है। सल्तनत काल में कौन सा तकनीकी विकास हुआ था, तकनीकी विकास, यानी तकनीकी समझ रहे क्या आता है, अरे उस समय और कौन कौन सा तकनीक था उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देखना है। सल्तनत काल में ना कुआं समझ रहा है, जिससे पानी निकालते हैं, कुआं से सिंचाई के लिए ना एक नई तकनीक विकास किया गया जिसको ना सकिया रहट कहते हैं। रहट बहुत कुछ है, रहट का संबंध किससे है, रहट ये पानी निकालने का ना, हाँ सिंचाई कुआं से ना पानी निकालने का एक पद्धति है रहट, तो ये अरहट भी बोलते हैं, ठीक है। कुआं से पानी निकालेगा तब ना खेत में पटाएगा, ये हुआ, ठीक है। इसको ना साखिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साखिया। ये नया व्यवस्था है। अरे पानी को तो डोले निकालेगा, कटोरे निकालेगा, पटाएगा,
डंडा में बांध दिया, आगे से उठते जा रहा है, पानी निकल के इधर गिरते जा रहा है, पड़ते जा रहा है। तो तरह तरह की व्यवस्था है, उसमें से एक तकनीक यही था रहट, इसको साखिया बोलेंगे या रहट बोलेंगे, ठीक है। ये क्या चीज का सिंचाई का है, यानी खेत में पानी पटाएगा, ठीक है। तो ये तकनीक है इसका चरखा, चरखा और वस्त्रों में ना छपाई, ठप्पा वाला छपाई, ठप्पा छपा जाता है ना, ठप्पा मार के ऐसे करता है, हाँ। तो ये चरखा और वस्त्रों में ना ठप्पा छपाई तुर्कों की देन थी, यानी जब तुर्क आया ना तो चरखा और वस्त्र में ठप्पा मार के छापना है, ये वाला पद्धति लेके आया था, यानी ये भी एक तकनीक है, ठीक है। घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल, नाल देते हैं घोड़ा के पैर में जो टक टक करके चलता है, क्योंकि घोड़ा को दर्द होता है, तो इसलिए नाल लगा देता है, ठीक है, ताकि वो तेज में दौड़ेगा, स्पीड में दौड़ेगा और उसका पैर खिंचाएगा नहीं। तो वो नाल, नाल लगाने की जो प्रथा है तुर्की के देने के कर, तुर्की, तुर्की जानते हैं कौन कहाँ का मरीज है, तुर्की, इससे मरीज चीन है, यूरोप के मरीज है तुर्की, यूरोप के मरीज तुर्की है ना, तो तुर्की का देन है कि घोड़ा के ना नाल लगा दो, इस आकार का ना नाल होता था ऐसे करके, ठीक है, घोड़ा में ऐसे ठोक देता था, तो जब घोड़ा में ऐसे ठोक दिया ना तो घोड़ा को ना टक टक करके चलेगा ना, फिर बाद उसको चोट नहीं लगेगा, ठीक है, उसका नाखून नहीं टूटेगा, नाखून नहीं घिसेगा, तेजी में दौड़ेगा, और निकालता भी है और उसको लगाया भी जाता है नया वाला, ठीक है। इसका व्यवस्था है, घोड़ा से पहले चलते थे लोग, आने जाने का सबसे अच्छा साधन तो घोड़ा ही ना था, ठीक है। तो घोड़ा था तो नाल समझ गए ना, घोड़ा के पैर में लगने वाला लोहे का कील, कील से ठोका जाता था, वो अगली नाल, देखिए क्या देना है, तुर्की का, तुर्की का देना, ठीक है, जानते नहीं है, याद रखते नहीं है। तो तुर्की के आगमन से प्रारंभ हुआ, स्थापत्य में चूना, चूना देखते हैं ना, चूना, उसका गारा और सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल से होने लगा, यानी ये तीनों फेंट करके घर बनाएगा, ठीक है। यानी अभी सीमेंट डालते हैं ना, तब पहले चूना था, गारा था, सुर्खी था, इसको फेंट करके दीवार जोड़ाता था, ठीक है, दीवार जोड़ने का मटेरियल, ये सब इसी के समय का देन है, ये तकनीकी उस समय विकसित हुआ था। स्थापत्य कला यानी घर बनाने का कला, उसमें चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो उससे ना कहता है चूना सुर्खी घर जो बनाता है पहले का बड़ा मजबूत होता था, ठीक है, अभी तक चल रहा है पहले के बना हुआ घर, लेकिन अभी बना हुआ तो किसी तरह फटक जाएगा, ठीक है, मतलब दरार आ जाएगा, ओरिया का बनाया हुआ अंग्रेज के समय का आज तक जैसे के तैसे, ठीक है। तो देख लिया अगर अभी बनेगा 20 साल देखोगे तो दरार आ गया, वो कहिया से बना था 100 साल से, अंग्रेज के समय का बना, अभी तक उसमें दरार नहीं आया है, ठीक है। तो ये तकनीक विकास हुआ था। अगले दिन हम लोग क्षेत्रीय राज, इसमें कश्मीर, जौनपुर, ये सब पढ़ेंगे, छोटा छोटा राज्य से, ठीक है।